Good morning to one and all present here in this video lecture. I am Dr. Ashutosh Tiwari, Assistant Professor in Department of Applied Science and Humanities, taking subject as Physics in Rajki Engineering College, Banda. So, today we are here to study about the introduction to optical fibers. Now, पहले हमको ये समझना होगा कि ये ऑप्टिकल फाइबर होते क्या हैं। फाइबर जैसा तुम सब लोग जानते हो कि फाइबर क्या है। फाइबर तो एक धागा है और ऑप्टिकल वर्ड जो लगा हुआ है इसमें, मतलब यहाँ पर जो प्रोपोगेशन हम स्टडी करने जा रहे हैं वो लाइट का है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन है। और इस ऑप्टिकल फाइबर जो है, इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो अपने बालों के बराबर होती है लगभग। तो आप एक बाल को जो देख रहे हैं अपने, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर किस तरीके का होता है। और इस ऑप्टिकल फाइबर में क्या क्या हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पर, एक बात ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि ऑप्टिकल फाइबर आज के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में या हम जितना भी आज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, सारा कुछ इंटरनेट बेस्ड है और इस इंटरनेट का एक तरीके से बैकबोन है ये ऑप्टिकल फाइबर। तो आज के समय में ऑप्टिकल फाइबर को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आइए चलते हैं, हम ऑप्टिकल फाइबर को जानने की कोशिश करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल फाइबर। एज वी ऑल नो दैट दीज आर द ऑप्टिकल फाइबर। जैसा हम सभी जानते हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर हैं और इस तरह की चीज़ें मार्केट में मिलती हुई हम लोगों ने देखी हैं, जो कभी कभी सजावट के रूप में हमें मिलते हैं फ्लावर पॉट्स के फॉर्म में, और उसके एंड पॉइंट पे हम देखते हैं तो यहाँ पर ये लाइट निकलती हुई दिखाई पड़ती है हमको। लेकिन अगर इस ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करें कि कैसा होता है, तो हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज टू ट्रांसमिट टेलीफोन सिग्नल्स, इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड केबल टेलीविजन सिग्नल्स। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ऑप्टिकल फाइबर का। इसमें सबसे अंदर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये कोर होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके का जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये क्लेडिंग होता है और आउटर पार्ट जो है ये कोटिंग है। और बाहर इसके एक और कवरिंग होती है जो स्ट्रेंथ मेंबर के नाम से यहाँ इंडिकेट किया गया है, जो इसको स्ट्रेंथ दे रहा है ताकि सपोर्ट कर सके। और ये एक आउटर जैकेट यहाँ पर दी गई है। इस तरीके का ऑप्टिकल फाइबर होता है। लेकिन ये ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करता है, इसका जो बेसिक फिनोमिनन है ऑप्टिकल फाइबर का, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा आप सब जानते हैं, क्योंकि आपने क्लास 12th में भी फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट लिया हुआ है और वहाँ पर आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि जब रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन चैप्टर में देख रहे थे, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया था TIR का, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो TIR होता क्या है, ये देखिए जरा फिगर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि नॉर्मली जैसे ये दो मीडियम आप देख रहे हैं यहाँ सेपरेट, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.0। तो हम लोग जानते हैं कि 1.0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, एयर का होता है। और यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया, 1.5। ये किसका होता है, ग्लास का होता है। ग्लास का एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये जो बीच में एक लाइन आपको यहाँ दिख रही है, ये इसको इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस का मतलब होता है इट इज़ द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम। ये दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। अब अगर कभी ऐसा हो कि कोई डेंसर मीडियम से एक रे ऑफ लाइट आए, जैसे यहाँ ये रे आ रही है, सपोज ये वाली रे आप देख रहे हैं, तो ये रे जैसे आ रही है यहाँ पर, और जिस पॉइंट पर आ रही है, इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब यहाँ से नॉर्मली हो क्या रहा है कि जो एक रे आ रही है वो जब दूसरे मीडियम में जा रही, तो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, whenever in ray of light tries to go from denser medium to rarer medium, it goes away from the normal। तो यहाँ पर ये नॉर्मल से दूर होकर चली जा रही है। ये देखिए पाथ आपको दिख रहा है, थोड़ा नॉर्मल से दूर होकर जा रही है। लेकिन अगर आप यही एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ाएंगे, तो एक सिचुएशन ऐसी भी आती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपने बढ़ा दिया, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि पहले तो लाइट जो है वो सरफेस के सहारे से ग्रेस करते हुए बाहर निकल जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, ताकि एंगल जो है हमारा ये 90 डिग्री बन जाए। उस समय क्या कंडीशन होती है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाने की कोशिश करती है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो दूसरे मीडियम में बन रहा है वो अगर 90 डिग्री हो जाए, तो डेंसर मीडियम में बनने वाला ये जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल हो जाता है। और इस कंडीशन पे अगर हम क्या करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दें डेंसर मीडियम में,
अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ जाए, मतलब ये वाली सिचुएशन हो जाए जो रे यहाँ पर आपको दिखाई गई है, तो क्या होगा, ये रे फिर उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस फिनोमेनन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, या हिंदी में इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में होता यह है कि जो रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही थी, वो वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो बातें होनी बहुत ज़रूरी हैं। पहला, एक तो ये कि रे ऑफ लाइट को कोशिश करनी है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने के लिए, और दूसरी बात यह है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन मैच कर जाएंगी तो रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। इसको हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब जैसे हम लोग आगे देखें कि ऑप्टिकल फाइबर के जो स्ट्रक्चर की हमने बात करी थी, ऑप्टिकल फाइबर इस तरीके का दिखता है आपको। तो इसमें सबसे अंदर वाले पार्ट जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि कोर, इट इज़ द सेंटर ट्यूब, द डायमीटर ऑफ द कोर इज लाइंग बिटवीन 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में कहीं लाई करता है। और ये इस डायग्राम में देखिए कोर कहाँ पर है, ये एरो से इंडिकेट किया गया कि ये कोर जो आप ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं ये कोर है। और इसके बाद जो आउटर कवरिंग है ये क्लेडिंग है। क्लेडिंग में क्या होता है, इट इज़ द आउटर ऑप्टिकल मटीरियल सराउंडेड द कोर एंड इज हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन कोर। ये कंडीशन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लेडिंग का कोर से कम होता है, लेस होता है। अगर क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कम नहीं रखेंगे तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन हमने पिछली अभी जिक्र किया था जिसका, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। और अगर वो फुलफिल नहीं हो पाएगी तो लाइट का प्रोपोगेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रोपोगेशन संभव नहीं हो पाएगा ऑप्टिकल फाइबर में। और इसी तरीके से जो क्लेडिंग देखिए जिसके बारे में हमने बात किया, ये क्लेडिंग है। और अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो तीसरे लेयर की, जिसको हम बफर कोटिंग कह रहे हैं। तो बफर कोटिंग क्या चीज़ होती है, इट इज़ अ प्लास्टिक कोटिंग दैट प्रोटेक्ट्स द फाइबर एंड इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन रबर। ये इसलिए बना दिया जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर अगर कहीं पर बिछाया जाए तो बाहर से किसी तरीके का, जैसे मान लीजिए कहीं एसिड पड़ा हो तो उससे फाइबर जो है वो बचे, गले नहीं, हैजार्ड से बच जाए। तो ये हमारी आउटर कोटिंग है, बफर कोटिंग। वैसे तो देखा जाए तो ऑप्टिकल फाइबर के कई अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं कि वो किस मटेरियल से बना है, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है कि वो प्लास्टिक का बना है कि ग्लास का बना है। इसी तरीके से दूसरा क्लासिफिकेशन होता है कि भाई कितनी तरीके के वो सिग्नल्स को लेकर के आगे बढ़ पाता है। तो उन सिग्नल्स को बेसिक हम जो है यहाँ पर साइंटिफिक लैंग्वेज में मोड्स कहते हैं। तो इन मोड्स के बेसिस पर डिपेंड करते हुए जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर का, उसमें ये फाइबर हमारे मूल रूप से अगर आप देखें तो पहला तो होता है सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। इसको हम SMSI भी कहते हैं, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स। यहाँ पर एक एक शब्द के बड़े मीनिंग है कि सिंगल मोड क्यों कहा जा रहा है, स्टेप इंडेक्स क्यों कहा जा रहा है, ये हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। ये सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है कुछ इस तरीके का दिखता है। मतलब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये ऑप्टिकल फाइबर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका लेटरल क्रॉस सेक्शन है। मतलब आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर जैसे ये पेन है तो इस पेन को हम यहाँ से काट दें इस तरीके से, तो इस तरीके का जो क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं, लेटरल क्रॉस सेक्शन जो देख रहे हैं, वो आपको यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब इस लेटरल क्रॉस सेक्शन में और अगर आप इसको इसी पेन को अगर इस तरह से काटें और सामने से हम आपको क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे तो वो क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को अगर देखने की कोशिश करिए तो ये जो सेंट्रल पोर्शन इसका आप देख रहे हैं वो 10 माइक्रोमीटर डायमीटर का है। इसका मतलब है कि इसका जो कोर है उसका डायमीटर, उसका जो व्यास है वो 10 माइक्रोमीटर का होता है। और जो पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर है इसका जो डायमीटर है वो 125 माइक्रोमीटर है। ये किसकी बात हो रही है, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही है। यहाँ पर दोनों बातों को समझना जरूरी है। अब सिंगल मोड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके के ऑप्टिकल फाइबर में केवल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ही ट्रैवल कर पाता है, इसीलिए इसका नाम है सिंगल मोड। अब यहाँ स्टेप इंडेक्स क्यों कहा गया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप इंडेक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि जो इसका जो कोर रीजन है, ये वाला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो कोर रीजन आप देख रहे हैं,
इस कोर रीजन का ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल है, ये जो ग्राफ बनाया गया है, यहाँ देखिए ग्राफ में यहाँ पे देखिए n लिखा हुआ है, तो n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखिए कि थोड़ा ज़्यादा दिखाया गया है, देखिए ये थोड़ा ज़्यादा है, और जो क्लेडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम दिखाया गया है। तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस जगह ऑब्जर्व करें, यहाँ पर एक आपको स्टेप चेंज दिखाई पड़ेगा, ये इस जगह पे आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपको एक स्टेप चेंज नजर आएगा। जैसे नहीं सीढ़ियों का पायदान होता है कि जैसे एक स्टेप बना हुआ है, तो ये स्टेप लाइक प्रोफाइल होता है। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्लॉट करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायग्राम बनाए विद रिस्पेक्ट टू इफ़ वी डू प्लॉट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लेडिंग, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और एकदम से अब्रप्टली चेंज होता है। यहाँ पर ये देखिए एकदम से चेंज हो रहा है, ये स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें केवल एक ही तरीके का सिग्नल ट्रैवल कर सकता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि ये सिग्नल इतने एम्पलीट्यूड का दिया गया और आउटपुट में उतने ही एम्पलीट्यूड का सिग्नल हमने इसमें ऑब्टेन कर लिया। अब दूसरे तरीके का जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है वो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, MMSI, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स। मल्टी मोड क्यों? क्योंकि इसमें कई फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स अलग अलग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। और स्टेप इंडेक्स क्यों? स्टेप इंडेक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल अगर हम बनाएंगे तो वहाँ पर भी एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए अभी आप कि जैसे ये हमारा मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर है। तो अगर हम इस मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर को देखने की कोशिश करते हैं तो ये हमको इस तरीके का दिखाई पड़ेगा यहाँ मल्टी मोड वाले में, कि इसका जो कोर डायमीटर आप देख रहे हैं वो 200 माइक्रोमीटर है, और जो टोटल डायमीटर यहाँ पे दिख रहा है वो कितना है, वो आपको दिख रहा है 380 माइक्रोमीटर का। तो यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करने वाली है कि इसका जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो यहाँ पर भी देखिए स्टेप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोर इसकी जो है उसका डायमीटर पहले से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मल्टी मोड फाइबर, क्योंकि इसमें कई सिग्नल एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। और तीसरे तरीके का जो होता है वो हमारा ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, या उसको ग्रिन कहा जाता है, ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर या ग्रिन। इसमें क्या होता है, इसमें खास चीज़ ये होती है ग्रेडेड इंडेक्स में कि इसमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टेप जैसा नहीं है, बल्कि ये लगातार यहाँ से यहाँ धीरे धीरे चेंज होता चला जा रहा है। कोर से लेके क्लेडिंग बाउंड्री पर देखिए एकदम स्मूथली चेंज हो रहा है। ये देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोफाइल है। इसका मतलब है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर से लेकर क्लेडिंग तक, वो धीरे 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 बदलता रहता है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो वो चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कि ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू आर चेंज होता है। आर क्या चीज़ है? R is the distance of the optical fiber. R is the distance of the optical fiber at a particular point from the axis. अगर ये ऑप्टिकल फाइबर है मान लीजिए, तो इसकी एक्सिस से रेडियली हम R डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, और उस पॉइंट पर कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज N1 ब्रैकेट में 1 - 2 डेल्टा, और फिर विद इन ब्रैकेट R/A होल की पावर अल्फा एंड होल टू द पावर हाफ। यहाँ पर ये लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो ये वैल्यू है, ये जो फंक्शन है, ये कब तक ओबे करता है? जब तक कि R की वैल्यू 0 से A के बीच में है। A क्या है? A है, अभी देखिए A क्या है? A इज द रेडियस ऑफ द कोर, और R क्या है? R जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, R इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द कोर एक्सिस। और यहाँ पर जो डेल्टा वाला टर्म यूज किया गया है, इस डेल्टा को हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। डेल्टा इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू N1 - N2 डिवाइडेड बाय N1। N1 क्या चीज़ है? N1 यहाँ पर जैसे आप इस फॉर्मूले में देखिए ध्यान से, अगर हम इस जगह पर R की जगह पर क्या प्लेस करें? 0। अगर आप R को 0 प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू N1 सॉल्व होकर के आ जाएगी। तो इसका मतलब वो जो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मैक्सिमम होता है कहाँ पर? उसकी एक्सिस के अलॉन्ग, और जैसे जैसे हम एक्सिस से लेकर के बाहर बाउंड्री की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार कम होता चला जाता है। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सिस पे और मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका वो उसकी बाउंड्री पर होता है। तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है
कि यहाँ ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि आर ग्रेटर देन ए के लिए एक तरीके से इसको अगर हम क्लेडिंग मान लें तो वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n2 मान रहे हैं और n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान रहे हैं जो एक्सिस ऑफ द कोर है उसके अलॉन्ग। तो उसका जो डिफरेंस है n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1, ये जो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विच दिस इज नोन एज डेल्टा। सो अब अगर हम यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था आपसे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, उसको इस प्रोफाइल के थ्रू देखा जा सकता है, इस ग्राफ के थ्रू समझा जा सकता है। यहाँ पर जो टर्म हम लोग फॉर्मूले में अल्फा यूज़ कर रहे थे, वो अल्फा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और अल्फा की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कैसे चेंज हो रहा है वो हम इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 1 रख दें मान लीजिए, तो हमको ये इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा जो ये देख रहे हैं आप ग्राफ में, ये वाली लाइन मिलेगी डॉटेड, ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 1 रख लेते पीछे वाले फॉर्मूले में, तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्सेस द डिस्टेंस फ्रॉम द कोर एक्सिस, जो वेरिएशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता वो कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 2 लेकर के चलें तो ये ग्राफ, ये रेड लाइन से जो हमने शो किया यहाँ पर, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और अल्फा इज इक्वल टू 10 लेकर के चलें तो ये ग्राफ और इतना, ये डॉटेड डैश डॉटेड कर्व आपको दिखाया गया, इस तरीके से वेरी करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाती है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोफाइल है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वेरिएशन है along the from the core axis as we move radially outwards, that changes very smoothly। तो अल्फा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कोर टू द आउटर बाउंड्री वो बड़ा स्मूथली चेंज होगा। और इसका स्मूथ चेंज होना जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये आगे अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे कुछ आपसे, उसमें बड़ा सहायता करेगा हमारी इसका वेरिएशन। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल एपर्चर, ये क्या चीज़ होती है। अब जैसे मान लीजिए आप एक इसको थोड़ा देखते हैं कि कंसीडर एन ऑप्टिकल फाइबर हैविंग ए कोर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड क्लेडिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, लेट द इंसिडेंट लाइट मेक्स एन एंगल I विद द कोर एक्सिस एज शोन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि ये एक ऑप्टिकल फाइबर हमने आपको यहाँ दिखाया। अब ये ऑप्टिकल फाइबर का कोर है और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि ये कोर को प्रदर्शित किया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और यहाँ पर ये जो आउटर बाउंड्री आप देख रहे हैं ये क्लेडिंग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2 है। और ऑब्वियसली यहाँ पर आप दोबारा इसको मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं होगी कि जो क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा कम होता है कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। और यहाँ पर जो आउटर मीडियम है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर रखा है, मान लिया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है, अगर एयर होगी तो n0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये मान एक सपोज कि कोई रे ऑफ लाइट, यहाँ जो रेड डायग्राम से दिखाया गया है, रेड लाइट से दिखाया गया है, ये एक रे ऑफ लाइट यहाँ अंदर की तरफ आ रही है। अब जैसे ही रे ऑफ लाइट आएगी तो यहाँ पर जो इसका इंटरफेस मिलेगा एक तरीके से आउटर मीडियम का और कोर का जो इंटरफेस होगा, इस पर हम नॉर्मल ड्रॉ करके देखेंगे कि क्या सिनेरियो बन रहा है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये एंगल हमारा आई है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और रे दूसरे मीडियम में जा रही है। अब इसने मान लीजिए इस मीडियम में जाकर के नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बना दिया, थीटा एंगल बना दिया। और ये रे आगे बढ़ते हुए जब कोर क्लेडिंग बाउंड्री पे यहाँ गई तो ये जो एंगल इसने बनाया, ये एंगल अगर थीटा डैश जो यहाँ दिखाया गया है, मान लेते हैं कि जो थीटा डैश की वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी है सपोज, तो क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो इस पॉइंट पर TIR हो जाएगा। यहाँ पर क्या होने लगेगा, इस जगह पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR हो जाएगा। अब इस TIR के होने से ये रे आगे जाएगी और यहाँ फर्दर फिर TIR करेगी और ये करती रहेगी, तो रे लगातार कोर के अंदर ऐसे स्ट्राइक करती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। तो इस कंडीशन को होने के लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो एंगल आई है इसका चुनाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है, क्योंकि अगर ये एंगल गलत हो गया तो फिर आगे सिग्नल जो है डिस्टॉर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो थीटा और थीटा डैश हमने बनाया, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में कंसीडर करें तो थीटा डैश जो है किसके बराबर होगा, 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर हम स्नेल्स लॉ को यूज़ करें कहाँ पर, पॉइंट ऑफ एंट्रेंस पे, यहाँ पर इस जगह पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या मिलता है हमको स्नेल्स लॉ लगाने पर कि जो n0 इंटू साइन आई है दैट विल बी इक्वल टू n1 इंटू साइन थीटा। ये नॉर्मल स्नेल्स लॉ है। तो n0 मल्टीप्लाइड बाय साइन आई शुड बी इक्वल टू n1 which is the refractive index of the core multiplied by sin theta। अब अगर इसको कोर क्लेडिंग बाउंड्री पे
कोर और क्लेडिंग की बाउंड्री पे अगर हम यहाँ पर इस स्नेल्स लॉ लगाएं पीछे वाले फिगर को ध्यान रखते हुए, तो वहाँ से लिख सकते हैं कि N1 इंटू साइन थीटा सी जो है वो बराबर होना चाहिए N2 इंटू साइन 90। क्यों? क्योंकि थीटा सी क्या चीज़ है? क्रिटिकल एंगल है। तो हमने आपको बताया था कि जब क्रिटिकल एंगल पर रे स्ट्राइक करती है तो दूसरे मीडियम में जब वो जाती है तो वहाँ सरफेस को ग्रेस करते हुए निकलती है, मतलब वो एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो N1 साइन थीटा सी शुड बी इक्वल टू N2 इंटू साइन 90 डिग्री, या यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा सी की वैल्यू जो होगी वो N2 अपॉन N1 के बराबर होगी। N2 अपॉन N1, N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लेडिंग एंड N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें कि थीटा सी जो है क्रिटिकल एंगल कोर क्लेड इंटरफेस पे है। अब यहीं पर एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको न्यूमेरिकल एपर्चर कहते हैं। न्यूमेरिकल एपर्चर क्या करता है? ये टर्म डिसाइड करता है कि वो क्या एंगल होगा जिसके थ्रू कोई सिग्नल एंटर कर पाएगा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो न्यूमेरिकल एपर्चर इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ हाफ ऑफ द एंगल ऑफ फाइबर्स लाइट एक्सेप्टेंस कोन, दैट इज न्यूमेरिकल एपर्चर इज N0 इंटू साइन IM। IM का मतलब हो गया ये मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके थ्रू सिग्नल एंटर कर सकता है ऑप्टिकल फाइबर में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि N0 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम आउटसाइड द फाइबर है और IM इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लाइट है। अब यहाँ पर देखिए कि जो न्यूमेरिकल एपर्चर है हमने लिखा है यहाँ पे कि N0 इंटू साइन IM के बराबर होना चाहिए। तो यही किसके बराबर है? N1 इंटू साइन थीटा के बराबर है। अब N1 साइन थीटा, अभी पीछे हमने रिलेशन लिखा था कि थीटा किसके बराबर? थीटा जो है 90 माइनस थीटा सी के बराबर है। तो इसको अगर रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा न्यूमेरिकल एपर्चर इज N1 इंटू साइन 90 माइनस थीटा सी। अब इसको जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा न्यूमेरिकल NA इज N1 इंटू कॉस थीटा सी और N1 इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। इस तरीके से इसको डिराइव करके आएंगे तो न्यूमेरिकल एपर्चर अंडर रूट ऑफ N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर आ जाएगा। N1 और N2 जो है हमारे वो एक तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज ही हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उनका स्क्वायर करके अगर हम डिफरेंस ले लेंगे तो वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। और ये टर्म डिफाइन करता है कि कितने एंगल से लाइट एंटर कर सकती है, इसलिए इसको न्यूमेरिकल एपर्चर कहा जाता है। अब यहाँ पर एक टर्म इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी या वी नंबर। नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी या वी नंबर क्या होता है? ये किसी ऑप्टिकल फाइबर के लिए इसका फॉर्मूला है 2 पाई ए अपॉन लेमडा इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर। ए क्या है? ए जो है कोर का रेडियस है, लेमडा वो वेवलेंथ है जो लाइट का सिग्नल चल रहा है उसकी वेवलेंथ वैक्यूम में, N1 कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और N2 जो है वो क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और न्यूमेरिकल एपर्चर Na है। अब मल्टीमोड फाइबर अगर है हमारे पास तो मल्टीमोड फाइबर में ये देखिए, मल्टीमोड फाइबर में जो बाउंड मोड्स का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन 2 G अपॉन G+2 होता है, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि V क्या है? नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी है और स्टेप सिंगल मोड ऑपरेशन के लिए V की वैल्यू लेस देन 2.4048 होती है। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? ये हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो टेलीकम्युनिकेशंस में होता है, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टेलीफोन सिग्नल्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये एक पिक्चर है डिपिक्ट कर रही है कि किस तरीके का ऑप्टिकल फाइबर टेलीफोन सिग्नल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और इसका बायोमेडिकल एप्लीकेशंस भी है, एंडोस्कोपी करने में डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें एंडोस्कोपी करनी है तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम देख सकते हैं कि व्हाट इज़ इनसाइड द एब्डोमेन एंड दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। और फाइबर ऑप्टिकल केबल सेंसर्स भी होते हैं। इसी तरीके से हमारा फाइबर ऑप्टिक्स लेज़र भी होता है। और अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके का फाइबर ऑप्टिकल लेज़र हमको दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर देखिए केबल टीवी में भी इसका इस्तेमाल होता है, टेलीफोन में भी इसका इस्तेमाल होता है, डेकोरेटिव लैंप नाइट लैंप में भी इस्तेमाल होता है। जो हमने शुरू में बताया, तो कुछ इस तरीके के लैंप मार्केट में मिलते रहते हैं जहाँ पे हम लोग एक लाइट सोर्स को लैंप के अंदर रख देते हैं और ऑप्टिकल फाइबर से वो लाइट निकलती हुई बार बार दिखाई पड़ती है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, डेकोरेटिव लगता है, उसमें भी हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। और CCTV कैमरा, क्लोज सर्किट टीवी कैमरा में भी ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या लाभ हैं इसके? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है एडवांटेज कि इसका साइज़ बड़ा मैटर करता है। जैसे हमने बताया आपको कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है इसका ऑप्टिकल फाइबर का बहुत कम होता है, बाल के बराबर होता है, नियरली 30 टाइम्स लेस देन द कॉपर वायर। और सेफ्टी होती है क्योंकि इसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना है, ग्लास का या किसी प्लास्टिक का, तो इसके अंदर करंट भी ट्रैवल नहीं कर रही, तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का कोई खतरा भी नहीं होता। और दूसरी बात यह कि नॉन कंडक्टिविटी, किसी तरह का कोई चूंकि कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, तो अगर कहीं कोई ऑप्टिकल फाइबर अगर बाहर पड़ा हुआ है और थंडर स्टॉर्म है, बिजली चमक रही है, तो इस तरीके की चीज़ों से भी इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है।
और उसके साथ साथ इस वाइड बैंडविड्थ, ज़्यादा बड़े रेंज के सिग्नल्स को एक साथ लेकर के कैरी कर सकता है ऑप्टिकल फाइबर, जो नॉर्मल कॉपर वायर नहीं कर सकता था इलेक्ट्रिकल सिग्नल के केस में। लॉसेस बहुत कम होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो नॉर्मली लॉसेस जो होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, और नॉर्मल लॉस जो होता है वो 0.2 dBm पर किलोमीटर का होता है, और वेट इसका जो है बहुत कम होता है और बहुत कम ऑक्यूपाई करता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होगा। इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? पहला तो इसका स्प्लाइसिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, एक्सपेंसिव होता है इंस्टॉलेशन, हाईली ससेप्टेबल होता है, कैंट बी बेंट, एकदम से आप मोड़ नहीं सकते ऑप्टिकल फाइबर को अगर आप चाहें वायर की तरीके मोड़ना। और कंक्लूजन हमारा फिलहाल ये है कि एक वास्ट अरे ऑफ एप्लीकेशन इन कंप्यूटर सिस्टम्स, मोर डेटाबेस टू बी कन्वेड, provide a fast internet speed and more secured internet environment। तो हमने ये सीखा आज कि ऑप्टिकल फाइबर किस तरीके से हमारे लिए काम कर सकते हैं, कौन कौन सी एरियाज हैं जिनमें वो काम करते हैं, क्या क्या फिनोमेनन उसके बीच में होता है, और ये आपके लिए एक स्टडी का विषय है कि हम लोग इसको थोड़ा और फर्दर डिटेल में जा कर के स्टडी करें। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।